नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 3 अप्रैल 2026 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, करसिंधु गांव को सरकार द्वारा किस विशेष दर्जे के तहत विकसित किया जा रहा है? तो करसिंधु गांव को सरकार द्वारा किस विशेष दर्जे के तहत विकसित किया जा रहा है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, महाग्राम के तहत विकसित किया जा रहा है। तो करसिंधु गांव महाग्राम की ओर एक कदम। करसिंधु गांव को इस बजट का सबसे बड़ा लाभ मिला है। महाग्राम योजना के तहत यह शहरी सुविधा विकसित की जाएगी। सीवरेज नेटवर्क, पूरे गांव में नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएंगी ताकि जल निकासी और समस्या जड़ से खत्म हो सके। एसटीपी प्लांट 50 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से आधुनिक सीवरेज सिस्टम ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। शहरी सुविधाएं, बुनियादी ढांचे और शहरों की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। कसोहन गांव स्वच्छ पेयजल की गारंटी। कसोहन गांव के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं, जो मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति में सुधार करेगा। नया बूस्टिंग स्टेशन पानी के दबाव और आपूर्ति को बेहतर करने के लिए निर्माण किया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रामीणों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नया प्लांट और पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। जलघर का नवीनीकरण, पुराने जलघर का पुनर्निर्माण कर उसे आधुनिक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 भारत में कौन सी जनगणना होगी? 2027 की जनगणना है वो भारत में कौन सी होगी? तो ऑप्शन बी, 16वीं जनगणना होगी। 16th ऐतिहासिक एवं सामान्य परिचय क्रम, यह भारत की 16वीं जनगणना है जो स्वतंत्र भारत के बाद की 8वीं जनगणना होगी। अधिनियम यह है, प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 के कानूनी ढांचे के तहत संचालित होती है। नोडल मंत्रालय यह गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक एवं जनगणनायक आयुक्त आरजीआई के तहत है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस जनगणना में स्वतः गणना कराने वाले देश की पहली नागरिक बनी है। डिजिटल एवं तकनीकी नवाचार, डिजिटल जनगणना यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। सवै गणना सेल्फ नागरिक कैनवा.इन पर पोर्टल पर खुद जाकर जानकारी भर सकते हैं। अब आप यहाँ पे भी आपकी जनगणना से संबंधित जानकारी भर सकते हैं इस साइट पे जाके। डेटा संग्रह, गणनाकर्ता स्मार्टफोन पर मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। सीई या आईडी स्वगणना के बाद विशिष्ट सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी जनरेट होगी। बहुभाषीय यह सुविधा 16 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगी। चरण 1, हाउसिंग एवं आवास जनगणना HLO, समय सीमा 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026। अवधि प्रत्येक राज्य में यूटी केंद्र शासित प्रदेश भाषा में क्षेत्रीय कार्य के लिए 30 दिन का समय होगा। प्रभावशाली इस चरण में आवास सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। हरियाणा विशेष प्रशासनिक तैयारी, हरियाणा में यह कार्य जिला स्तर पर उपायुक्त DC की देखरेख में होगा। परिसंबंध का आधार है जनगणना 2027 के आंकड़े हरियाणा के विधानसभा सीटों 90 से बढ़ने की संभावना है और लोकसभा सीटों के नए परिसीमन का आधार बनेंगी। डेटा एकीकरण, हरियाणा का परिवार पहचान पत्र PP डेटा डिजिटल जनगणना के स्थापन में सहायक होगा। शहरीकरण, हरियाणा के लिए डेटा स्मार्ट सिटी और महासंग्राम जैसे उचाना के गांव जैसी योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेगा। आधिकारिक शुभंकर, सरकार ने इस जनगणना को एक मानवीय और मित्रवत चेहरे देने के लिए 2 शुभंकर लॉन्च किए हैं। प्रगति महिला, यह राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण का प्रतीक होगा। विकास पुरुष, यह प्रगतिशील और विकसित भारत की एक परिकल्पना को दर्शाता है। उद्देश्य है, इन्हें हितैषी जन राजदूत कहा गया है ताकि आम नागरिक बिना किसी झिझक के इस प्रक्रिया में से जुड़ सके। ऐतिहासिक जातिगण जनगणना यह इस बार की जनगणना का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। 1931 के बाद पहली बार लगभग 96 वर्षों के अंतराल के बाद स्वतंत्र भारत में पहली
भर सभी समुदायों की व्यापक जनजातिगण जनगणना की जाएगी। महत्वपूर्ण यह सरकारी योजनाओं के बेहतर लक्ष्यान्विकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगा। नंबर 7 है डिजिटल परिवर्तन का ढांचा। पेपरलेस जनगणना पहली बार डेटा पूरी तरह से मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सुरक्षित तरीके से जमा होगा। समय आईडी है जो नागरिक पोर्टल पर खुद डेटा भर सकेंगे, उन्हें एक सेल्फ SCID मिलेगी। फील्ड न्यूमरेटर गणनाकर्ता केवल इस आईडी का स्थापन करेंगे, जिससे नागरिक के समय की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया है। तो नवनीत कौर शाहबाद हरियाणा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित हैं। सुमित सोनीपत हरियाणा सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर हैं। साक्षी राणा हरियाणा अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित हैं किए गए हैं। संजय हरियाणा सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर हैं। परिचय हॉकी इंडिया प्रवासी पुरस्कार जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी, भारत में हॉकी के विकास में योगदान देने वाले खिलाड़ी, अधिकारी तथा राज्य इकाइयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करता है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार हार्दिक सिंह ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवनीत कौर को हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवनीत कौर को प्रत्येक पुरस्कार में 20 मानसक रुपयों का नकद पुरस्कार शामिल होता है। इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो भारतीय टीम कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1980 के मास्को ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा थे। इसमें 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर थे विचू देवी करीमबाम हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर संजय हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार से है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फील्डर सुरमित हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह से पुरस्कार हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड सुखजीत सिंह हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले इस पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन्हें प्रत्येक पुरस्कारों के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जितने पुरस्कार होते हैं इनके लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सर्वश्रेष्ठ सदस्य इकाई पुरस्कार हॉकी झारखंड की जमीन स्तरीय पर हॉकी के विकसित में इस योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगामी प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 पुरुष प्रिंस दीपक सिंह हॉकी इंडिया युगराज सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला साक्षी राणा हॉकी इंडिया सुनीता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों पुरस्कारों के साथ प्रत्येक को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम प्रधानमंत्री ई ड्राइविंग योजना किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी 2028 तक बढ़ाया गया है। तो योजना का परिचय एक समय सीमा पूर्ण नाम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रिवोल्यूशन इन इनोवेटिंग व्हीकल एनहाउसमेंट। नोएडा नोडल मंत्रालय ने भारी उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज आरंभ वर्ष 2024 में FME सेकंड योजना के बाद विस्तारित तिथि है। अब यह योजना 31 मार्च 2028 तक प्रभावित रहेगी। उप श्रेणियों के लिए विशिष्ट समय सीमा इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन सब्सिडी केवल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई है। इलेक्ट्रिक 3 पहिया सी रिक्शा कास्ट को प्रोत्साहन 31 मार्च 2028 तक जारी है। वित्तीय ढांचा कुल बजट 10,900 करोड़ रुपए। उद्देश्य ईवी की खरीद पर सब्सिडी देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कवर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार करना इसका उद्देश्य है। पत्र वाहन और प्राथमिकता यह योजना केवल निजी कारों के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन के पर केंद्रित है। श्रेणियाँ E2W या E2 E3W ई बसें, ई ट्रक और ई एम्बुलेंस।
ई एम्बुलेंस पहली बार एम्बुलेंस के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को हरित बनाया जा सके। ई बेस सेवा सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है। हरियाणा सरकार की अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 है जो पीएम ई ड्राइविंग के साथ मिलकर राज्य में बदलाव ला रही है। धारुड़ा और गुरुग्राम में ईवी निर्माण के बड़े हब बन रहे हैं। केंद्र इस योजना के विस्तार में यह एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सीधा लाभ होगा। चार्जिंग स्टेशन हरियाणा सरकार ने नेशनल हाईवे NH 44 पर 25 से 50 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पीएम ई ड्राइविंग की निधि सहायक होगी। रोजगार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग सेक्टर में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ट्रेन के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, RDSO इसकी जिम्मेदार है। हाइड्रोजन ट्रेनिंग प्रशिक्षण की जिम्मेदार संस्था बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तकनीकी और निर्माण विवरण, निर्माता चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, शक्ति क्षमता 2400 मेगावाट, विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन में से एक होगी। विशिष्ट यह निर्माता में यह वर्तमान में 10 कोच वाली विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन सेट है। प्रशिक्षण संस्था अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO लखनऊ से है। हरियाणा का विशेष संदर्भ, प्रथम मार्ग यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच संचालित की जाएगी। हाइड्रोजन प्लांट की गई है। ट्रेन की ईंधन फ्यूल प्रदान करने के लिए इसे जिंद में एक समर्पित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है, इसी अवसर पर हाइड्रोजन ऑफ हेरिटेज पहले के हिस्से में यह रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट, पर्यावरण एवं वैश्विक महत्वपूर्ण, उत्सर्जन एवं ट्रेन शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। उसे उत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प छोड़ती है। वैश्विक कल्प, इस उपलब्धि के साथ साथ भारत, जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। लक्ष्य है, भारत की रेल का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाना है, जिसमें यह ट्रेन मील का पत्थर साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान ने गन्ने की नई किस्म CO 18022 कर्ण 18 के विकसित किए करती है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, करनाल में है CO 18022 यानी 18022। तो हरियाणा के करनाल में रीजनल रिसर्च सेंटर के मौजूद गन्ना प्रजनन संस्थान CBRC ने एक नई और बेहतर गन्ने की किस्म की खोज की है। तो CO 18022C या क्यों 18 बनाई गई है। यह किस्म उत्तर पश्चिम भारत, हरियाणा, पंजाब, YPM, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए सही है। और मौजूदा किस्म CO 05011 की तुलना में लगभग 30% ज़्यादा पैदावार और बेहतरीन शुगर सी रिकवरी 11% ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किक बॉक्सिंग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, रिद्धिमा कौशिक है। जिंद जिले के भोंगरा गांव की रिद्धिमा कौशिक ने 27 जनवरी 2026 को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हुई वर्ल्ड रैंकिंग में पहले गोल्ड मेडल जीतकर देश को राज्य का नाम रोशन किया है। रिद्धिमा कौशिका ने किक लाइट 55 kg और 60 kg वेट कैटेगरी में ही पहली रैंक हासिल की है। रिद्धिमा अलग अलग कैटेगरी में पहली रैंकिंग हासिल करने वाली पहली इंडियन प्लेयर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग में UHBVN और DHBVN हरियाणा को कौन सी ग्रेड मिली है? उत्तरी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रैंकिंग मिली? तो ऑप्शन ए रैंकिंग मिली है। तो भारत सरकार ने बिजली मंत्रालय द्वारा की तरफ से जारी 14वीं और 14वीं सालाना इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट में नॉर्थ हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन UHBVN और साउथ हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन DHBVN को A ग्रेड मिला है।
सरकारी कंपनी की बात करें तो DSVVN 9वें और USVVN 13वें स्थान पर है। पिछले 13वीं सालाना इंटीग्रेटेड रेटिंग में दोनों कंपनियों को A+ ग्रेड मिला है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई करंट अफेयर के साथ में।